एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा ईएसआई का प्रैक्टिस सेट, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चन, 70 आपके नॉर्मल जीके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं और 30 क्वेश्चंस आपके होते हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है। और इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस आपके वन लाइनर से भी होते हैं जो आप मॉर्निंग में क्लास करते हो। मॉर्निंग वाला जो वन लाइनर सेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करो, और ये अभी चलता रहेगा। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है वहाँ पे जो कॉस्मोस जो एनसीईआरटी बेस्ड एक बुक आता है, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड, उसमें वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उसी से क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये मैंने खुद देखा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ आप बुक खरीदो, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। लेकिन मॉर्निंग वाला जो सेशन है वहां से मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक्सट्रैक्ट किया है, वो जरूर कर लिया करना। और आगे के आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं, जो अगले 2 महीनों के बाद आपका एग्जाम होना है या इस दौरान होना है, जितना भी आपका सेशन उसमें कवर हो पाएगा वो सभी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना एक और सेट इसमें लगाने वाले हैं, तो इसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। यानी 4 स्टेटमेंट्स जो दिए हुए हैं, इसमें से मैमल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। उनके शरीर पर बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, कुछ जलीय होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है? आपका सही आंसर है सी। ठीक है, उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? 4 कोष्ठक होते हैं मैमल्स के हृदय में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कवक विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक कवक विज्ञान के पिता कौन जाने जाते हैं? तो डी बेरी को कहा जाता है आधुनिक कवक विज्ञान के पिता। ठीक है, अगर आपसे कवक विज्ञान पूछा जाता, ध्यान देना, सिर्फ कवक विज्ञान पूछा जाता तो आंसर होता है पीए मिचली। ठीक है, लेकिन यहां पे पूछा गया है आधुनिक कवक विज्ञान। वहीं पे अगर भारतीय कवक विज्ञान पूछा जाता तो हो जाता बटलर। ठीक है, ई जे बटलर। ठीक है, ये है भारतीय कवक विज्ञान के जनक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं। इंटरफेरोन किसकी अनुक्रिया में संश्लिष्ट होते हैं? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा विषाणु। ठीक है, विषाणु की अनुक्रिया में इंटरफेरोन संश्लिष्ट होते हैं। इंटरफेरोन है क्या? ये एक तरह का सिग्नलिंग प्रोटीन है जो विषाणु के अनुक्रिया के दौरान संश्लिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घ रोम अथवा अरंसाकुर कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। हमारे शरीर का एक अंग है जिसमें उंगली नुमा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आपको ये बताना है वह अंग कौन सा है। कौन सा है वह अंग? वह अंग है छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक, जैसे देखो ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक तरह का कांटेदार या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रंसाकुर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं विलेई। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? विलेई। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है। वाहिकीय परिसंचरण प्रणाली होती है किसमें? तिलचट्टा, मनुष्य, झींगा। आपको सही ऑप्शन बताना है कौन कौन सा होगा। क्या होगा सही आंसर? तो मनुष्य और झींगा में किस तरह का परिसंचरण होता है? तो इसमें वाहिकीय परिसंचरण होता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन क्या है। राइबोफ्लेविन क्या है? तो क्या है राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन विटामिन है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सीगेलोसिस एक प्रकार का डैश है। सीगेलोसिस क्या है? सीगेलोसिस एक प्रकार का डैश है। क्या है? ये एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है। क्या है? सीगेलोसिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ आपको किस अभिलेख या शिलालेख में मिलता है? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा भानुगुप्त का एरण्य अभिलेख। ठीक है, सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ अगर हम लोग देखेंगे तो कहां मिलेगा? एरण्य अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल की खोज किसने की थी।
फ्लाइंग शटल की खोज किसने की थी? तो फ्लाइंग शटल का खोज किया गया था जॉन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। और नूरजहां का अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। क्या है? मेहरुनिसा इसका वास्तविक नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उदयपुर के शाही राज्य के पहले महाराणा कौन थे? उदयपुर के शाही राज्य के पहले महाराणा कौन हुए? कौन हुए? सारे ऑप्शंस को देखो और जल्दी से आंसर करो। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा आपका भीम सिंह। ठीक है, उदयपुर के शाही राज्य के पहले महाराणा हुए महाराणा भीम सिंह। अगला क्वेश्चन है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? कैसा अधिकार है मत देने का अधिकार? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1985 में पारित किया गया था। ठीक है, 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया, जो कि 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नगर पालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। नगर पालिका जो कानून बनाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको निर्णय कानून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्णय कानून, या इसको केस लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार अभ्यास करती है। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार अभ्यास करती है किस तरह के प्राधिकरण? संयोजन प्राधिकरण, प्रतियोजित प्राधिकरण, उच्च प्राधिकरण या स्वतंत्र प्राधिकरण? तो सही आंसर होगा प्रतियोजित प्राधिकरण। ठीक है, यानी डेलीगेटेड अथॉरिटी के रूप में राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार अभ्यास करती है। अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस तक अगर पहुंचाना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आप किस कोण पे इसको मारोगे या किस कोण पे इसको फेंकोगे? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 45 डिग्री, 450 का कोण नहीं बल्कि 45 डिग्री का कोण। तो इसको सही कर लेना, आपका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से क्या गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या सही है? गुरुत्वाकर्षण यानी जी ऊंचाई के साथ घटती है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है जी छोर पर अधिकतम होती है, और तीसरा है गुरुत्वाकर्षण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। आपका चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो क्या सही है गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड? तो गुरुत्वाकर्षण से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक्स किरणें, अब एक्स किरणों के बारे में आपको बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है एक्स किरण से रिलेटेड क्या सही है क्या गलत है। तो पहला आपका स्टेटमेंट है एल्यूमिनियम में गुजर सकती है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित की जा सकती है। और तीसरा है निर्वात में पराबैंगनी किरणों के वेग की अपेक्षा कम वेग से गति करती है। तो एक्स किरण से रिलेटेड ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सही है कौन गलत है। जल्दी से सोचो और बताओ क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका क्या होगा? केवल ए। ठीक है, तो एक्स किरण से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एक्स किरण से रिलेटेड केवल पहला स्टेटमेंट सही है, एल्यूमिनियम में से यह गुजर सकती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संरचना साधनों में से कौन सा एक समय में 2 तरफ के यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन करते हैं? अब क्वेश्चन को जब तक आप समझोगे नहीं ये क्वेश्चन आप कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सा एक समय में 2 तरफ के यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन कर सकते हैं। यानी एक समय में दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही होगा।
इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है हाफ डुप्लेक्स का हिंदी यानी आधा द्विगुणित, ठीक है, इसको हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। और ये फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इसमें दोनों तरफ से जाने का रास्ता तो होता है, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से ट्रांसमिशन का परमिशन होता है। क्लियर? इसको कहा जाता है हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ के ट्रांसमिशन को परमिशन रहता है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब है समुद्री उष्मीय ऊर्जा, यानी ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का एक फलन है और आंतरिक ऊर्जा में हुई परिवर्तन आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर है। बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी एक चीज का डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये चार ऑप्शन में से क्या होगा सही आंसर? थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, हुक का नियम, कूलम का नियम, फैराडे का नियम। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रखना है, उसके बाद आप आंसर कर पाओगे। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब पूरा पढ़ो एक बार। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा अवस्था का, यानी स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं ना, तो अवस्था का एक फलन है और आंतरिक ऊर्जा में हुई परिवर्तन आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है यह एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वहीं उसी को प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि आंतरिक ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होता है वो आपूर्ति की गई ऊष्मा और प्रणाली द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के प्राकलन करने में करते हैं? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा तेल में असंतृप्ति, ठीक है, यानी अनसैचुरेशन इन ऑयल। अगर आपको ज्ञात करना है तो हम लोग आयोडीन मान का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेदों में पुजारी ब्रह्मा है? ऐसा कहा गया है। किस वेद में आपको ये उल्लेखित मिलेगा कि पुजारी ब्रह्मा है? तो पुजारी ब्रह्मा है, इसका उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन तथा अनुप्रमाणन के लिए ई सर्विस का क्या नाम है? भारतीय नागरिकों के दस्तावेज के ऑनलाइन सत्यापन यानी वेरिफिकेशन और अनुप्रमाणन के लिए ई सर्विस का नाम क्या है? क्या नाम है? तो इसका नाम है ई सनद। क्या नाम है? ई सनद। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी क्या है या कहां है? कनाडा की राजधानी, तो आसान सा क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान डैश में स्थित है? तो भारत की यूरेनियम खदान की अगर बात किया जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में सालों साल वर्षा होती है? इन चारों क्षेत्रों को देखोगे तो इसमें से एक क्षेत्र ऐसा है जहां पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। कौन सा वो क्षेत्र है? वो क्षेत्र है विषुवतीय क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से कौन सा पौधा पाया जाता है? इन चारों को जब आप देखोगे जो भी आपके ऑप्शंस में है, इसमें से आपका ऑर्किड जो ट्री है जो जनरली दिख रहा है आपको, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इन सब का आपको मिलान करना है। क्या है? कोडरमा, नेवेली, झरिया और राउरकेला। और दूसरे साइड कुछ तत्व दिख रहे हैं, कोयला, लोहा, लिग्नाइट और अवरक। तो आपको सही मैच करना है कहाँ पे कौन सा चीज पाया जाता है या कौन सा जगह किससे रिलेटेड है। तो क्या होगा सही आंसर? सबसे पहले कोडरमा। कोडरमा में आपको क्या मिलता है? जल्दी बताओ अगर आपको पता है तो
तो कोडरमा में आपको अबरख का अंश मिल सकता है। उसके बाद है निबेली नहीं पता, झरिया, झरिया में बताओ क्या मिलता है। तो झरिया तो बहुत ही फेमस है, झरिया में आपको कोयला मिलता है। क्या मिलता है झरिया में? कोयला। उसके बाद राउल किला, राउल किला किसके लिए फेमस है? तो राउल किला स्टील प्लांट आप सभी जानते हो, तो यहाँ पे लोहा मिलता है। तो आपका बच क्या गया? नेवेली। तो नेवेली किस लिए फेमस है? या लिग्नाइट के लिए फेमस है। तो 3 अगर आप जान रहे हो तो आप आसानी से कोई भी कर पाओगे। यहाँ तो 1 या 2 में ही आपको ऑप्शंस दिखने लगते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका सही आंसर होगा डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर शामिल होते हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में मैं बार बार बोलता हूँ, आपको ध्यान देना है किस चीज के फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछ लूं तो आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर शामिल होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए, उसके ऊपर एक डॉट रहता है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एंगस्ट्रॉम का। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 टू द पावर, अगर हम लोग मीटर में बात करेंगे 10 टू पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 1/10 टू पावर 10 मीटर। ठीक है, ये होता है एक एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम झरना किस नदी पर बना है? शिव समुद्रम झरना किस नदी पर बना है? तो शिव समुद्रम झरना कावेरी नदी पर बना है और ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो आप जानते हो गुरु शिखर एक चोटी है। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खत्म हो जाते हैं और आपका सही आंसर है अरावली का उच्चतम शिखर। तो इतने आसान क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी में जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की उसकी कक्षा में स्थिति होती है कैसी? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी में जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की उसकी कक्षा में स्थिति कैसी होती है? कैसी होती है? तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं एपिहेलियन या अपसौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? कब की गई थी? तो ये की गई थी 29 अगस्त 1947 को। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपके एग्जाम में डेट पूछा जा सकता है। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है ली कमीशन का संबंध किससे था? ली कमीशन का संबंध किससे था? किससे था ली कमीशन? तो ली कमीशन का संबंध लोक सेवा से था। ठीक है, इसका गठन 1923 में हुआ था और कौन थे इसके गठन कर मतलब जब इसका गठन हुआ था तो उस वक्त कौन थे गवर्नर जनरल? कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ये नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये कहां है? ये है आगरा में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो वो कौन सा तुर्क था जिसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? तो ये थे सुबुतगिन गजनी। यहाँ पे 2 नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, 3 नाम इनफैक्ट कंफ्यूज कर सकता है आपको। गजनी तो आपको है ही पता, गजनी में 2 नाम दिया हुआ है, अल्पतगीन गजनी और सुबुतगिन गजनी, और दूसरा नाम है एक गौरी। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन गजनी में कौन सा गजनी? अल्पतगीन या सुबुक्तगीन? तो सुबुक्तगीन। ठीक है, अल्पतगीन कौन था? अल्पतगीन इसके पिता थे। अब अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर? और यहाँ पे एक और नाम आपको दिख रहा है मोहम्मद बिन कासिम। तो इस नाम से भी बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि मोहम्मद बिन कासिम आंसर क्यों नहीं होगा। तो ध्यान देना है आपको, प्रथम तुर्की आक्रमण यहाँ पे पूछा गया है। अगर प्रथम आक्रमण पूछा जाता विदेशियों का तो आपका आंसर मोहम्मद बिन कासिम होता, या अगर आपसे पूछा जाता प्रथम मुस्लिम आक्रमण कहां से हुआ, किसने किया था, ये भी आंसर होता मोहम्मद बिन कासिम। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता प्रथम अरब आक्रमण किसने किया था, यानी अरबी कौन था आक्रमण करने वाला, तो भी आपका आंसर होता मोहम्मद बिन कासिम। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है,
प्रथम मुस्लिम, बहुत बार अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया ये पूछा गया, प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? वो था, उसका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? भागवत गीता का फारसी अनुवाद किसने किया था? ये किया गया था फैजी के द्वारा। ये अबुल फजल का भाई है फैजी, और इसी ने भागवत गीता का फारसी अनुवाद किया था, और ये अकबर के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में विद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध दोनों पाए जाते हैं? कौन सा एक ऐसा, इस चारों में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें विद्युत संयोजन यानी आयोनिक बॉन्ड और सह संयोजन बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड, दोनों तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं? ऐसा कौन सा कंपाउंड है? तो क्या होगा सही आंसर? ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग कपड़ों की रंगाई में किया जाता है? कपड़ों की रंगाई में इसमें से कौन से एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपका क्या होगा? आपका सही आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का कपड़ा को डाई करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सल्ककंद का उदाहरण कौन सा है? सल्ककंद यानी बल्ब, इसका उदाहरण कौन सा है? हल्दी, अदरक, लहसुन और आलू। तो इन सभी में से अगर देखोगे तो सल्ककंद का जो उदाहरण है वह है आपका लहसुन। ठीक है। बल्ब का उदाहरण कौन कौन सा होता है? जैसे आपका लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सारे बल्ब है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको हल्दी और अदरक, ये दोनों एक कैटेगरी में आता है। और ये प्रकंद, ठीक है, प्रकंद का उदाहरण है यानी राइजोम का उदाहरण है। और एक और दिख रहा है आपको आलू, तो आलू कंद का उदाहरण है। किसका है? कंद का उदाहरण है। ये सारे चीजें हैं जिसको अलग अलग आपको याद रखना है, मिक्स करके इसको याद मत रखो। ठीक है, आपको एग्जांपल्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सल्ककंद, आज आपने क्या क्या पढ़ा? सल्ककंद, प्रकंद और आलू। तो आलू है कंद का एग्जाम्पल, लहसुन है सल्ककंद का उदाहरण, और हल्दी और अदरक है प्रकंद का उदाहरण। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? आदिवासियों के द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आदिवासियों के द्वारा पादपों का यानी पौधों के उपयोग का अध्ययन कहलाता है एथनोबोटनी। क्या कहलाता है? एथनोबोटनी। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस का निम्न में से एक घटक कौन सा है? बहुत बार मैंने खुद पढ़ा है आपको, वाटर गैस किसका कॉम्बिनेशन है? तो वाटर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर गैस का एक घटक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आंसर करो, क्या होगा सही आंसर? तो इसमें से बहुतों ने आंसर किया होगा BN रॉय, जो कि गलत है। आपका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। पूछा जा रहा है संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष, ना कि आपसे पूछा जा रहा है संवैधानिक सलाहकार। अगर संवैधानिक सलाहकार पूछा जाता तो आपका आंसर होता BN रॉय। ठीक है, यानी संविधान का जो निर्माण किया जा रहा था उसमें जो सलाह दिया गया कि किस तरह से क्या काम करना चाहिए, वो BN रॉय थे। और सलाहकार समिति का एक अलग से जो गठन हुआ उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मैंने आपको वन लाइनर में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? कब मारे गए थे? 1799 में। ठीक है, जो लास्ट आंग्ल मैसूर युद्ध था उसी में टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थल माना जाता है? नांदेड़ गुरुद्वारा यह क्यों फेमस है? किसका समाधि है वह, यानी वहां पे किसकी मृत्यु हुई थी? किसकी मृत्यु हुई थी? गुरु गोविंद सिंह की। और इनका समाधि वहीं पे बनाया गया है नांदेड़ गुरुद्वारा में। और ये जगह है अभी कहां वर्तमान में? ये जगह वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? इन चारों में से एक ऐसा शासक हुआ जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया। आपको बताना है वो शासक कौन था। कौन था वो जिसने अपनी राजधानी को ट्रांसफर किया था?
वो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। और आज जो आप देख रहे हो मुंगेर, जहाँ पे बंदूकों का गढ़ है, बहुत सारे बंदूक फैक्ट्री है, ये देन किसका है? ये मीर कासिम का ही देन है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? किसके शासनकाल के दौरान? तो सिराजुद्दौला के दौरान। कब घटित हुआ था ये भी मैंने आपको बताया, 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना कोलकाता में घटित हुई थी और उस वक्त के जो शासक थे वो थे सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? कौन थे सिखों के अंतिम गुरु? तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है। डिंडीगुल किस चीज का नाम है? डिंडीगुल किस चीज का नाम है? तो डिंडीगुल एक नगर है तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था? आपको बताना है बंगाल के गवर्नर उस वक्त के कौन थे जब सरकारी खजाना यानी ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था। कौन थे उस वक्त के गवर्नर बंगाल के? उस वक्त के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इनके समय में ही ट्रेजरी को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग भूगोल के लिए किसके द्वारा किया गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वह पहला व्यक्ति जो सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचा था, कौन था वो थे अमंडसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस भाग में की गई है? तो सही आंसर होगा आपका भाग 4। अब यहां पे कुछ लोगों ने भाग 9A देखा होगा और टिक करने का कोशिश किया होगा, जो कि गलत है। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत से रिलेटेड भाग आपसे पूछा जाए तो आपसे दो भाग, आपके दिमाग में दो भाग आने चाहिए। एक भाग 4 जिसमें है नीति निर्देशक तत्व और दूसरा है भाग 9 जिसमें है पंचायती राज। ठीक है, यहाँ पे आपको भाग 9 दिख नहीं रहा है और अगर दिखता भी तो भी आपका आंसर भाग 4 ही होता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन देखो क्या है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? तो भाग 4 में जो आपका अनुच्छेद 40 है उसमें यह कहा गया है कि एक ग्राम पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये कहा गया है भाग 4 के अनुच्छेद 40 में। वहीं पे अगर भाग 9 का बात करेंगे तो इसके तहत ग्राम पंचायत या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है और संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद क्या क्या प्रावधान होंगे ये सब वर्णन आपको भाग 9 में मिलता है, ना कि स्थापना की बात वहां की गई है। ठीक है, स्थापित तो भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अनुसार ही कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? 73वां संविधान संशोधन हुआ जिसके बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको यह बताना है इसके तहत 11वीं अनुसूची में, आपको पता होना चाहिए 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, 11वीं में है आपका ग्राम पंचायत और 12 में आपका नगर निगम। ठीक है, तो वहीं पे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर होगा 29। ठीक है, टोटल 29 कार्य सौंपे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार पाया जाता है? कितना है आपका आंसर? आपका आंसर होगा यहाँ पे लगभग 27.7%। कितना होगा? 27.7%। ठीक है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह का हमारा जो लैंड फॉर्म है वह किस तरह का बना हुआ है, सबसे पहले आपसे आएगा पर्वत, दूसरा आएगा पहाड़ी, तीसरा आएगा पठार और चौथा आएगा मैदान। ठीक है, तो पर्वत क्षेत्र कितना है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है पहाड़ी क्षेत्र कितना है। तो ये सारे चीजों को आपको याद रखना है। पर्वत क्षेत्र लगभग 10, 10.5% या 11% है,
ठीक है। वहीं पे अगर आपसे पहाड़ी क्षेत्र पूछा जाए तो ये लगभग 19% या 18.5% के आसपास है, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे पठार पूछा जाता है, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ये लगभग 27.5% है, या कहीं कहीं आपको 28% भी मिलेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैदानी क्षेत्र कितना परसेंट है, तो मैदानी क्षेत्र लगभग 43% है, ठीक है। ये सारी चीजों को जब तक याद नहीं रखोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। ये जो रामेश्वरम द्वीप है इसको पंबन द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप को भारत के मुख्य भूमि से पंबन चैनल अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है कहाँ स्थित है? ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपको गलत करवाया जा सकता है। अब दीव जैसे ही देखोगे आपके दिमाग में दमन और दीव नाम आएगा और दमन के तट पे मारने का आप कोशिश करोगे, जो कि गलत है, ठीक है। ये कहाँ है? ये है गुजरात के तट पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? राज्य स्तर पर अगर पूछा जाए या राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लकड़ावाला, ठीक है। डीटी लकड़ावाला। ये फॉर्मूला जो है इसी के द्वारा दिया गया फॉर्मूला का इस्तेमाल नीति आयोग के द्वारा किस चीज के लिए किया जाता है? तो गरीबी के अनुमान को लगाने के लिए, कितना गरीबी है इसका अनुमान लगाने के लिए डीटी लकड़ावाला सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन। क्वेश्चन को ध्यान से अगर पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले आपसे क्या पूछा गया कि गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है निर्धनता रेखा के नीचे, यानी गरीब तो जो है वो उसका डिफिनेशन हो गया। अब जो बीपीएल में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, तो बीपीएल में जो आते हैं उसको हम लोग नहीं, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर आकलन करता है? तो यह है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इसके आंकड़ों के आधार पर ही नीति आयोग निर्धनता रेखा से जो भी नीचे लोग हैं, यानी बीपीएल कैटेगरी में जो भी हैं, उसका लिस्ट तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के एक पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस भक्ति संत ने सबसे पहले हिंदी का इस्तेमाल किया था? कौन थे वो? वो थे रामानंद, जिसने हिंदी के लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। क्या था नाम? तो महावीर का नाम था वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति वो थी उचित समतावादी, ठीक है। कैसी पद्धति थी सामाजिक पद्धति? उचित समतावादी पद्धति का इस्तेमाल हड़प्पा के लोगों के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गायत्री मंत्र का रचनाकार है विश्वामित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बस आपको कैलकुलेट करना है और आंसर देना है। एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे पूछा गया भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। अब ये आपको पता होना चाहिए भाग 3 में है क्या। दूसरा बात आपको पता होना चाहिए भाग 3 कहां से कहां तक है।
अगर ये आपको पता है कहां से कहां तक है, तो फिर आपको एक और कंफ्यूजन हो सकता है कि कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। तो आपको लग सकता है इसमें कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं, भाग 3 में हमारा मूल अधिकार का ही वर्णन मिलता है, पूरे भाग में यही है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 से लेकर 35 तक अगर टोटल अनुच्छेद देखोगे तो यहाँ पे भी गलती हो सकता है, इसलिए मैंने बोला 3 चीजों को इसमें दिमाग में रखना पड़ेगा। अब डायरेक्ट बहुत बार आप 35 से 12 को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो कर लो सामने में, 35 में 12 करोगे तो आपको मिलेगा 23, और आप आंसर कर दोगे 23, जो कि गलत है। अब बोलोगे गलत क्यों है, मैंने तो सही किया है। आपका सही आंसर होगा 24। क्यों होगा, क्योंकि 12वां अनुच्छेद भी आपको इंक्लूड करना है, और जब आप मैथ में 35 माइनस 12 करोगे तो उसमें से 12 के बाद से लेकर 35 तक आता है, इतना तो आप सभी को पता है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर आता है 23, लेकिन अनुच्छेद का हम जब लोग बात कर रहे हैं तो 12वां भी तो इंक्लूड होगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 24, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे बातें जो एग्जाम में आपको गलती करवाता है, और आप फिर एग्जाम के बाद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हो, क्योंकि ये आप बोल भी नहीं सकते हो ना मैंने ये गलती की है, क्योंकि आपका बेइज्जती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस तरह के सारे अवार्ड्स जो हैं यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको दिया जा सकता है। आपको तो नहीं मिलने वाला है, जिसको भी दिया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, वह है अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत, ठीक है, यानी जितने भी तरह के उपाधि या सम्मान है उन सभी का अंत किया गया है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस को रखा गया है, उसी एक्सेप्शंस में ये सब आता है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, या फिर आपके जितने भी पढ़ाई से रिलेटेड जो सम्मान है, जैसे पीएचडी करने वाले को डॉक्टर का पदवी मिलता है, ठीक है, इस तरह का जितना सम्मान है ये छोड़ दिया गया है। रेस्ट जो भी नाम हुआ करता था, जो एक अलग सा नाम मिल जाता था, वो सारे नामों को खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। आपको यहाँ पे दो चीजों को ध्यान में रखना है, एक ईयर, ठीक है, और दूसरा उस व्यक्ति का नाम जिसने उस ईयर में बोला। अगर ईयर चेंज होगा तो हो सकता है आपका आंसर चेंज हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होनी चाहिए। यह कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। यह भी एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जो अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो भी आप आंसर कर सकते हो, बस आपके दिमाग का बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए, इस आंसर को आप कर पाओगे। क्या होगा सही आंसर, सही आंसर होगा संयुक्त प्रांत। अभी भी आप जानते हो, अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा राज्यसभा में सबसे अधिक मेंबर कहां से जाते हैं, तो यूपी से जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये सभी को आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो पहली फुर्सत में निकलो यहां से। तो आपका सही आंसर यहाँ पे संयुक्त प्रांत क्यों हुआ, क्योंकि अभी भी सबसे बड़ा यूपी है, पहले भी सबसे बड़ा यूपी था, ठीक है। इस कारण से आपको अगर नहीं भी आंसर आता था तो भी आप इसको कर सकते थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस महिला भारोत्तोलक को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन 4 नामों में से आपको एक नाम चुनना है जिसको नाडा के द्वारा 4 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है वह किस फील्ड से है, किस फील्ड से है, वह है भारोत्तोलन से। क्लियर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सरबजीत कौर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहां स्थापित किया जाएगा, कहां स्थापित किया जाएगा, इसको स्थापित किया जाना है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने दृष्टिहीनों को नोट का मूल्य पहचानने में मदद के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, वो है क्या है सही आंसर, आपका सही आंसर है मनी ऐप, जो दृष्टिहीनों को नोट पहचानने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस फूड डिलीवरी स्टार्टअप ने उबर ईट्स के व्यापार के अधिग्रहण की घोषणा की है। उबर ईट्स का अधिग्रहण कौन करने जा रहा है, कौन करने जा रहा है, तो जोमेटो इसका अधिग्रहण करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट बनाया है
जिसे AK-47 की गोली भी भेद नहीं सकती। ये बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने बनाया है? किसने बनाया है? इसको बनाया गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी के लिए जन सेवक योजना लॉन्च किया है? जन सेवक योजना, ये जो भी सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है, जो सर्विसेज सरकार की तरफ से दी जाती है, उसके होम डिलीवरी के लिए एक स्कीम है। आपको बताना है किसने ये लॉन्च किया है। ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे? कौन बने थे? वसीम जाफर। ये बन गए पहले बल्लेबाज जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 12,000 रन बनाया। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020, इसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन है? जेफ बेजोस, ये हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, फरवरी से तीसरे प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस शुरू हुई। आपको बताना है यह किन शहरों के बीच चलेगी? फरवरी 2020 में ही इसको स्टार्ट किया गया है और ये तीसरा प्राइवेट ट्रेन है जो काशी महाकाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जा रहा है। आपको यह बताना है यह किन शहरों के बीच चल रही है। कौन सा वो शहर है? वो शहर है वाराणसी से इंदौर। ठीक है, कौन सा शहर है? वाराणसी है और इंदौर है, इनके बीच में ये ट्रेन चलेगी। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किस नॉन इंग्लिश फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? 2020 में ऑस्कर पुरस्कार के इतिहास में पहली बार किसी नॉन इंग्लिश फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। आपको बताना है वह कौन सा फिल्म है। तो वह फिल्म है पैरासाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वासुदेव नामक योजना शुरू किया है? जगन्नाथ वासुदेव नामक एक योजना शुरू किया गया है। आपको बताना है किस राज्य में इस योजना को शुरू किया गया है। इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जेफ बेजोस ने कितनी धनराशि से बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत की है? बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत जेफ बेजोस के द्वारा किया गया है। आपको बताना है कितने धनराशि के साथ इस फंड को शुरू किया गया है। टोटल $10 बिलियन के साथ इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नशीले दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन हुआ 2020 में, जिसका उद्देश्य था नशीली दवाओं के तस्करी पर रोक लगाना। आपको बताना है किस शहर में इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 16,479 लाइट मशीन गन यानी LMG की खरीद के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? तो किस देश से 16,479 लाइट मशीन गन खरीदने का विचार बनाया है भारत ने? तो किससे खरीद रहा है? ये खरीद रहा है इजराइल से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? यानी इन चार में से कोई एक ऐसा मेंबर है जिसको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। आपको बताना है वह कौन है। कौन है? इसमें से रंजन गोगोई एक नाम दिख रहा है, इसको मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किस IIT संस्थान ने लॉकडाउन के दौरान छात्रों के लिए प्रोजेक्ट आईजैक लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट आईजैक ये किस IIT संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था एक स्कीम लॉकडाउन के दौरान? तो ये किया गया था IIT गांधीनगर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT गांधीनगर के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नासा ने अपने मंगल मिशन 2020 के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा है? मंगल मिशन 2020 इसके लिए बनाया गया जो रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा गया है परसिवरेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की है? आरोग्य मित्र की तैनाती होगी। कहां होगी? जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आपको बताना है किस राज्य ने यह फैसला लिया है। तो यह फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वह पहले खिलाड़ी जिन्होंने 500 T20 मैच खेला, आपको बताना है उनका नाम क्या है। उनका नाम है कीरोन पोलार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शादी भाग्य योजना जिसे अब बंद कर दिया गया है, यह योजना किस राज्य से संबंधित थी? शादी भाग्य योजना आपको बताना है किस राज्य से संबंधित थी, जिसको हाल ही में बंद कर दिया गया। तो ये संबंधित था उत्तर प्रदेश से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सरकार द्वारा कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? कृषि भूमि जो भी है, एग्रीकल्चर लैंड जो भी है, उसको लीज पर देने का एक ऑफिशियल तरीका बनाया गया है। ठीक है। और ये करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया, इसको क्या नाम दिया गया? जनवरी 2020 में भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया है, आपको यह बताना है इसका नाम क्या था। इसका नाम क्या था? इसका नाम था, क्या नाम था? विंग रेडर। क्या नाम था? विंड रेडर। अगला क्वेश्चन है छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो किस स्थान पर एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा? तो एक न्यू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। आपको बताना है कहां स्थापित किया जा रहा है। तो ये स्थापित किया जा रहा है थूथुकुडी में। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये तमिलनाडु में एक जगह है जहां पे स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया? भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया? तो मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल में पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है। अगला क्वेश्चन है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो भारत के मुंबई शहर में इसका आयोजन होना है। अगला क्वेश्चन है किस शहर में स्थित ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? किस जगह पर एक चौक था जिसका नाम था सिटी चौक और इसका नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है? आपको बताना है वह जगह, शहर कौन सा है। वह शहर है जम्मू। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मो जीवन कार्यक्रम शुरू किया है? मो जीवन कार्यक्रम ये किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए स्टार्ट किया गया एक कार्यक्रम है? कौन सा राज्य है वो? वो राज्य है ओडिशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने भारत में डीजी पैबोट नामक एक कौशल विकास कार्यक्रम लॉन्च किया है? डीजी पैबोट नामक एक कौशल विकास कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किस कंपनी ने ये लॉन्च किया है। तो ये गूगल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने भारत में प्रगति नाम से एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल शुरू किया है? इस पहल का नाम है प्रगति, जो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल है। आपको यह बताना है किस कंपनी ने इसको शुरू किया है। तो ये फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन कहां होगा? 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस, इसका आयोजन कहां होना है? इसका आयोजन होना है बेंगलुरु में। ठीक है। तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आज के क्वेश्चंस भी आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने मन से पूरा टेस्ट दिया होगा। इसी तरह से आप लोग सीरियसली इसको पढ़ते रहो और अपना स्कोर पर डे इंक्रीज करते रहो। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।